नमस्ते सबको, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, आरटीजी कॉलेज ग्रुप के YouTube चैनल पे। तो मैं प्रियंका पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का ही, यूनिट 3 द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और इसका पहला जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सेल के बारे में, फिर सेल थ्योरी किसने दी, सेल को डिस्कवर किसने किया, और ओवरव्यू लेंगी थोड़े से सेल के स्ट्रक्चर का। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है +1 में, उसमें द लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। वहाँ पे भी हमने सेल के बारे में डिस्कस किया है, तो मैंने सोचा इसको साइमल्टेनियस ले लिया जाए, साथ साथ में दोनों चैप्टर चलेंगे, अच्छा रहेगा। तो अगर आपको बेहतरी से समझना है तो ये लेक्चर भी देखिए, वो लेक्चर भी देखिए, आपको आसान हो जाएगा, और आप और अच्छे से समझ पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ, बार बार मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आई थिंक मुझे ऑर्डर देना चाहिए, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि नीचे जो है वो आंसर ज़रूर दें। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब दें, उससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं। मैं बहुत बार बोल रही हूँ कि आप बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, ना आप जवाब दे रहे हैं मेरे क्वेश्चंस का। चलिए शुरू करते हैं हम सेल। तो सेल की दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक, सेल बहुत ही ज़रूरी है, अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, इसीलिए मैंने सेल को साथ में लिया। ठीक है, तो जब आप अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक, तो आपको क्या दिखता है? लिविंग भी दिखते हैं और नॉन लिविंग भी दिखते हैं। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा और अपने आप से पूछा कि ऐसा क्या है जो लिविंग को लिविंग बनाता है, और ऐसा क्या नहीं है नॉन लिविंग में जो लिविंग में है? ठीक है, कभी सोचा आपने ये चीज़? नहीं सोची तो सोचिए ज़रूर, सोचिए ज़रूर, और यहाँ पे भी आंसर मिलेगा और द लिविंग वर्ल्ड में भी आंसर मिलेगा। दोनों लेक्चर्स को देखिए, बराबर से देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए लिखा है ना, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, you must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has? ऐसा क्या है लिविंग में जो नॉन लिविंग में नहीं है? इनएनिमेट का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? क्या बनता है इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, डिफाइनिंग फीचर भी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग का। तो द आंसर टू दिस is the presence of basic unit of life, the cell in all living organism। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? सेल। ठीक है, सेल है जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। अब देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल पाया जाता है, उनको हम क्या बोल देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बल्कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आपके पास आते हैं बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। आपको मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं है तो आप जान लीजिए कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक अगेन, जिन भी सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है उनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर आपको क्लियर हो गया। तो बताइए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुआ? सेल। ठीक, तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए, फिर से देखिए, ये हम देखो यही चीज़ हम लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ? मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप दोनों लेक्चर्स को बराबर से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए सेल है, टिश्यू बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो पूरा ऑर्गेनिज्म अगेन किससे बना है? एक सेल से बना है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। मतलब लिविंग में सेल होती ही होती है। ठीक है, चलिए, सेल है क्या? सेल को कहा जाता है लिटिल रूम। क्या कहा जाता है सेल को? लिटिल रूम। लैटिन में जो सेल वर्ड का मीनिंग आता है वो क्या आता है? लिटिल रूम। और आप उसको एक समझ सकते हैं कि एक छोटा सा स्पेस है। एक सेल एक क्या है? छोटा सा स्पेस है। चलिए,
स्टडी ऑफ सेल क्या हो गया? साइटोलॉजी। क्या बोल दिया हमने स्टडी ऑफ सेल को? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हुआ मतलब ठीक है, आप सेल को पढ़ रहे हैं कि सेल का मेम्ब्रेन है, सेल में सेल वॉल है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन है, क्लोरोप्लास्ट है, सेंट्रियोल है, राइबोसोम है, वैक्यूल है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? साइटोलॉजी। लेकिन जब आप सेल में उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं, उसको क्या बोल दिया जाता है? सेल बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल विथ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। ओके, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। एंड फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज स्वैनसन। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने एक बुक दी थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, स्वेंसन ने भी एक बुक दी थी जिसका नाम है द सेल। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मतलब इन जनरल, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन नीट में आए, लेकिन इन जनरल आपसे पूछ लिया जाएगा कि द सेल का ऑथर कौन है, तो आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप रॉबर्ट हुक ही आंसर करेंगे। ठीक, तो माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो किसने दी है? रॉबर्ट हुक ने दी है, लिखी हुई है। और द सेल किसने लिखी है? स्वेंसन ने। ठीक है, चलिए, व्हाट इज सेल? सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पूरा जो यहाँ पे लिखा है ये क्या बताएगा कि सेल क्या है? देखिए, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमने अभी अभी पढ़ा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर सकते हैं? उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और वो जितने भी फंक्शन होते हैं लाइफ के लिए, असेंशियल है जो फंक्शन लाइफ के लिए, वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, एक सेल जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होगा और उसको दूसरी सेल की ज़रूरत नहीं होगी। ये हो गया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा कि वो एक अकेला सेल ही सारे के सारे काम करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा, ग्रोथ होगी उसमें, उसका शेप साइज तो खैर होगा ही, पर जो मेन फंक्शन आ गए वो क्या आ गई? रिप्रोडक्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, जितने भी ये फंक्शन है, रेस्पिरेशन, वो एक ही सेल परफॉर्म करेगा। ठीक, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कि मतलब एक पूरा सेल नहीं बनाता है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, वो इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं वायरसेस। क्योंकि वायरसेस में एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो ए सेलुलर होते हैं, उनमें सेल नहीं होती है, तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। लेट मी टेल यू, वायरस तब तक नहीं होता जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर ना चला जाए। वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वायरस बनता है, बॉडी से बाहर उसको विरियन का नाम दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक सेल से कम है, जिसमें कि पूरा सेल नहीं बना है, उसका कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि जब एक पूरी सेल बन गई है वो सारे के सारे काम खुद से कर सकती है। इसीलिए cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। जितने भी living organism हैं उनमें structural and functional unit क्या आ गया? सेल। क्योंकि सेल ही है जिससे लिविंग का स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, तो होगी स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल ही है जो बाकी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगी और उस ऑर्गेनिज्म के पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, इसीलिए वो क्या होगी? फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले जो सेल देखी थी वो देखी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और उन्होंने ही सेल टर्म दी थी। लेकिन उन्होंने जो सेल देखी थी वो एक डेड सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी, कॉर्क की सेल थी। कॉर्क सेल में क्या होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। याद रखिएगा, जब भी आपको कहीं पे भी लिखा होगा कि सबरिन का डिपोजिशन है, कोई भी सेल होगा वो डेड होगा, क्योंकि सबरिन जो है वो वाटर और गैसेस के लिए इम्पर्मिएबल होता है, वो वाटर और गैसेस को आर पार नहीं जाने देता है। और पहला जो लिविंग सेल था वो किसने देखा था? एंटोन वॉन लुइनहॉक ने
1906 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया तो आपका जवाब होना चाहिए रॉबर्ट हुक। लेकिन ये पूछा गया है हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा बच्चे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। हियर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। सबसे उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल में क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस, 1831 में, ठीक। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell। तो पूरी की पूरी जो सेल है उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल कब मिलती है, जब हुई किसकी इन्वेंशन, माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम सेल का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देख पाए कि एक सेल में क्या क्या है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और वो अपनी लाइफ के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं, एसेंशियल फंक्शन के नाम पे रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जितने भी एसेंशियल फंक्शन है वो खुद से कर पाते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल पूरी तरह सेल के फॉर्म में नहीं आया है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल हमारे पास वायरस है। वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब वो हमेशा किसी दूसरे लिविंग पे ही रहते हैं, तभी उनको वायरस कहा जाता है। वायरस आउटसाइड द होस्ट बॉडी, मतलब जो लिविंग है उसके बाहर जो वायरस है उसको क्या कहा जाता है, विरियन, ठीक है। समझ गए आप, वेरी गुड। चलिए फिर आपके पास नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो थी वो किसने दी, तो देखिए 1838 में, 1838 में मैथियस शिल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया, ठीक है। एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने हैं। वो सेल्स क्या बनाती हैं, फिर टिश्यूज बनाती हैं। देखिए यहाँ टर्म जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है बेटा, आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी ना, पेरेंकाइमेटस सेल्स, क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, फिर जाइलम पढ़ा है, फ्लोएम पढ़ा है, उनमें ट्रैकिड्स पढ़े हैं, कंपेनियन सेल्स पढ़ी हैं, जाइलम पेरेंकाइमा पढ़ा है, फ्लोएम पेरेंकाइमा पढ़ा है, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, इस तरह से पढ़े हैं। तो वो क्या होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। तो मैथियस शिल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और उनको पता चला कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड की सेल से बने हैं, अलग अलग तरह की सेल से बने हुए हैं। और वो सेल जो है इकट्ठा होके क्या बनाती हैं, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, फिर प्लांट। तो 1838 में मैथियस शिल्डन ये काम कर रहे थे। और वहीं पे साथ साथ में थियोडर श्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग एनिमल सेल्स पे उन्होंने स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने, यू कांट से कि थियोडर श्वान ने डिस्कवर किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उन्होंने जस्ट ये बताया, जब वो सेल्स को पढ़ रहे थे ना, मतलब वो देख रहे थे, उन सेल्स पे स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने बस इतना कहा कि सेल के बाहर एक पतली सी झिल्ली है। वो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सेल के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है, जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको अगर कोई पूछता है कि हु डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू शुडंट आंसर, आपको थियोडर श्वान आंसर नहीं करना है, ठीक है। नजेली और क्रेमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में करेंगे तब मैं इसकी डिस्कवरी के बारे में आपको और भी बताऊंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने, थियोडर श्वान ने और क्या कंक्लूड किया, उन्होंने देखो एनिमल पे तो स्टडी की ही की, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि श्वान ने, वो जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी की है। और उन्होंने बताया कि जो सेल वॉल है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल क्या है, सेल वॉल का प्रेजेंस। तो थियोडर श्वान also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells। समझ गए ना आप। तो आपसे पूछा जाता है कि किसने बताया कि प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सारे, मतलब ये उनका क्या है, यूनिक कैरेक्टर है, तब आप आंसर करेंगे श्वान। ऑन द बेसिस ऑफ दिस
Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. ठीक है, तो अपना जो वो पूरा पढ़ाई कर रहे थे, पूरा स्टडी कर रहे थे, उनका अध्ययन चल रहा था सेल पे. उन्होंने, हालांकि वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने प्लांट की सेल पे भी स्टडी की. ठीक है, उन्होंने बताया कि सेल वॉल जो है प्लांट का क्या है, यूनिक कैरेक्टर है. तो अल्टीमेटली उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो भी एनिमल और प्लांट है वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं. सेल का प्रोडक्ट मतलब बहुत सारी सेल आगे मिलके जो बना रही हैं. ठीक है, तो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं. तो शिल्डन एंड श्वान, शिल्डन ने 1839 में, श्वान ने 1830 शिल्डन ने 1838 में, 1838 में, और श्वान ने 1839 में इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी दी थी. हम एक साथ बोलते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी, तो इसके जवाब पे हम कहते हैं शिल्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी. ठीक है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली शिल्डन ने 1838 में दी है, श्वान ने 1839 में दी है. तो देखिए लिखा है शिल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. लेकिन मतलब एक साथ लिखा गया कि एक साथ दी, पर इंडिपेंडेंट ये दे चुके थे. फिर बाद में फॉर्मुलेशन करना अलग बात है, अलग अलग ये पहले बता चुके थे इंडिपेंडेंटली कि हाँ प्लांट जो है, जैसे शिल्डन ने बता दिया ना 1838 में कि प्लांट में जो है वो टिश्यू जो है, अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं, वो अलग अलग तरह की सेल से बने हुए हैं. और यही बात 1839 में किसने कह दी, श्वान ने. फिर उन्होंने एक साथ मिलके क्या किया, सेल थ्योरी को दे दिया. ठीक, लेकिन ये थ्योरी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि सेल जो हैं वो बनी कैसे हैं. दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed. ये नहीं बता पाए कि किस तरह से जो हैं वो नई सेल्स बनी हुई हैं. ठीक है, आप समझ गए ना बेटा. शिल्डन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी, लेकिन ये थ्योरी ये नहीं बताती है कि किस तरह से नई सेल्स जो हैं वो बनती हैं, किस तरह से सेल्स जो हैं वो बनी हुई हैं. ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू ने पहली बार एक्सप्लेन किया. रुडोल्फ वर्च्यू फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो पहली बार ये बात किसने बताई, रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में. उन्होंने कहा कि सेल डिवाइड करती है, ठीक है, और नई सेल बनती हैं. तो नई सेल किससे बनी, पहले से मौजूद जो सेल है उसी से नई सेल बनी. और इसी को क्या कहा जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ठीक, ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब जो नई सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं बाय सेल डिवीजन. न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला इसका मीनिंग है. ठीक, फिर उन्होंने मॉडिफाई कर दिया शिल्डन एंड श्वान की हाइपोथेसिस को और उसको फाइनल शेप दिया. और उन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. ये देखिए श्वान ने भी कहा था, यही बात जो है वो किसने भी कही थी, शिल्डन ने भी कही थी. लेकिन रुडोल्फ वर्च्यू ने उसमें एक और बात ऐड कर दी कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं. आपको याद हो गई ना सेल थ्योरी सबको, वेरी गुड. सेल थ्योरी याद हो जानी चाहिए, बहुत आसान है. सेल थ्योरी शिल्डन एंड श्वान ने दी. 1855 में इसको रुडोल्फ वर्च्यू ने मॉडिफाई किया. उन्होंने बस एक बात बोल दी, जो बात शिल्डन एंड श्वान नहीं बोल पाए थे. शिल्डन और श्वान क्या नहीं बोल पाए थे, वो ये नहीं बोल पाए थे कि जो नई सेल्स हैं वो कैसे बनती हैं. वही बात किसने बोल दी, रुडोल्फ वर्च्यू ने बोल दी. क्या बोला उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला की जो नई सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं. देखिए यहाँ पे जो है फिर थोड़ा सा आप सेल देख लीजिए. देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिख रहा है बच्चे, क्या है यहाँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये एनिमल सेल है. एनिमल सेल है, ऐसे ही पता लग जाता है एनिमल सेल है. ठीक है, एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं होता है. ये याद रखिएगा, एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं होता है. वैक्यूल या तो बहुत ही छोटा होता है या तो एब्सेंट भी होता है, जनरली बहुत ही रिड्यूस होता है. देखिए यहाँ पे है न्यूक्लियस. ठीक, न्यूक्लियस में देखिए न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवेल्प का मतलब है उसका जो मैम्ब्रेन रहेगा. ठीक है, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन.
पूरा वो न्यूक्लियर एनवेल्प फॉर्म करेगा और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होंगे, पोर होंगे, ठीक। न्यूक्लियस के साथ ही क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होता है, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल आप देख पा रहे हैं, राइबोसोम्स देख पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है तो क्या बोल दिएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिक्रीटरी वेसिकल, ये सिक्रीटरी वेसिकल जो आप देख रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बन रहा है, पिंच ऑफ हो जाएगा, ये अंदर को कुछ मटेरियल लेके जा रहा है ये, ठीक है। तो ये सिक्रीटरी वेसिकल दिखाई दे रहा है आपको। लाइसोसोम, ठीक, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या यहाँ पे बड़ा सा वैक्यूल दिखा, नहीं दिखा। क्या आपको यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, समझ गए ना। तो ये क्या है, एनिमल सेल है। क्या आपको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, नहीं ना, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एकदम से क्या ओरिजिनेट करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये है एनिमल सेल और यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। देखिए अब हम प्लांट की बात करते हैं, तो मैंने कहा था कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है, मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रियन, अगेन न्यूक्लियस के साथ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडीज हैं, ठीक है। फिर लाइसोसोम जो होता है, ठीक, लाइसोसोम जो है वो जनरली कहा जाता है कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल से ही छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं जो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और उन्हीं को वही लाइसोसोम की तरह फंक्शन कर देते हैं। एग्जैक्टली लाइसोसोम है या नहीं वो क्लैरिफाई नहीं है, मतलब उन्हीं को लाइसोसोम बोल दिया जाता है, वही स्ट्रक्चर जो कि वैक्यूल से वेसिकल की फॉर्म में निकलता है, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उसी को क्या बोल दिया जाता है प्लांट्स में, लाइसोसोम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्या आपको क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में दिखाई दिया, नहीं ना। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन देखिए ये दिखाया गया है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के अलावा क्या दिखाई दे रहा है, सेल वॉल। तो श्वान ने क्या कहा था, श्वान जो कि क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि सारी की सारी प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ किस में होती है, प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होता है, प्लांट्स में। लार्ज वैक्यूल किस में है, सिर्फ प्लांट्स में, समझ गए ना आप, वेरी गुड, ठीक। देखिए यहाँ पे भी न्यूक्लियर एनवेल्प है, न्यूक्लियर पोर है, एक साइड को हो जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कंपैरिजन है थोड़ा, देखिए सेल वॉल सिर्फ किसमें है, प्लांट्स में है, और क्लोरोप्लास्ट भी किसमें है, सिर्फ प्लांट्स में है। सेंट्रियोल जो है वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा, सेंट्रियोल जो है एक एक पार्ट हम पढ़ेंगे, आपको हर एक पार्ट का फंक्शन पता चल जाएगा। यहाँ पे बस आप थोड़ा बेसिक सा देख लीजिए, सेंट्रियोल किसमें है प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है। लोअर प्लांट्स में कहा जाता है, लोअर प्लांट्स के नाम पे हम जैसे एल्गी बोल देते हैं, बहुत प्रिमिटिव एल्गी जिनमें कहा जाता था कि सेंट्रियोल होते हैं, ठीक। सेंट्रियोल जो है वो किस में होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में ही होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। देखिए लाइसोसोम आप देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली लाइसोसोम को देखिए प्लांट सेल में नहीं मार्क किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वैक्यूल है इसमें इसी से जो वेसिकल्स बनते हैं जिनमें क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, लाइसोसोम बोल दिया जाता है, समझ गए ना। ये सिक्रीटरी वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल क्योंकि यहाँ पे बाहर सेल वॉल है तो एकदम से दिखाया नहीं गया है, सिक्रीटरी वेसिकल जो है वो प्लांट सेल में भी होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल भी प्लांट सेल में होते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल ही हैं जो सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं।
तो इसी के साथ आज हमने थोड़ा सा सेल के बारे में जाना, तो आपको पता लगा होगा कि किसने सेल को डिस्कवर किया। सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, सेल थ्योरी क्या है, और बेसिक जो है सेल का स्ट्रक्चर वो क्या होता है। तो बेसिक सेल के स्ट्रक्चर में एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ ही क्या होता है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब बात कर ली ना हमने, ठीक। और यही किस में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा आपको, सेल वॉल मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। चलिए बच्चे इतना पता, इसी के बारे में फिर आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, समझ गए। चलिए ठीक है, तो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो आप आंसर करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। चलिए, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स एंड वाई नहीं, यहाँ पे होगा व्हेन, ठीक है। पहली बार लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया और कब। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, डिफाइंड साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी एंड व्हेन, व्हाट इज सेल थ्योरी, व्हाट डज ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज ओमनीसेलुलर ई सेलुलर स्टैंड्स फॉर, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन द प्लांट tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell। ये बात किसने कही थी कि जो सेल वॉल का प्रेजेंस है वो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। तो आप मुझे बताएंगे लास्ट में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या क्या कर पाते हैं। प्लीज़ अगर आप ये लेक्चर पूरा देख रहे हैं तो लास्ट में दिए गए क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए इसी के साथ बाय बाय। आई होप आपको सेल के बारे में बेसिक जो है वो पता चले होंगे। अगर आपको समझ आया है तो अपने दोस्तों को भी बोलिए लेक्चर देखिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।